कहते हैं पुणे के कोथरूड इलाके में एक हॉस्टल है। नाम है चॉइस बॉयज हॉस्टल। बाहर से देखने पर एकदम आम, लेकिन इसके अंदर की रातें कभी भी आम नहीं रहीं। यह कहानी शुरू होती है राघव नाम के लड़के से, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पुणे आया था। नया शहर, नए लोग, नए सपने, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा डर यही उसका इंतजार कर रहा है। राघव को कमरा नंबर 203 मिला, तीसरी मंजिल पर। पहली रात उसने देखा कि कमरे की दीवार पर कोई धुंधली सी आकृति बनती जा रही है। वह समझा कि ये थकावट है, लेकिन सुबह उठते ही वह हैरान रह गया। उस दीवार पर अब हल्का सा जलने का निशान था, जैसे किसी ने दिया जलाकर वहां रख दिया हो। लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई खिड़की भी नहीं, न कोई रोशनी का रास्ता। अगली रात वह नींद में ही चीख पड़ा। रूममेट्स ने उठाया तो वह पसीने पसीने था। बोला, कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, बहुत करीब से, बहुत डरावनी आवाज में। पर रूम में कोई नहीं था, सबके सब सो रहे थे, किसी ने कुछ नहीं सुना। राघव ने एक दिन वार्डन से पूछ ही लिया, सर ये हॉस्टल थोड़ा अजीब है ना? वार्डन चुप रहा, फिर बोला, कमरा नंबर 203। हाँ, कुछ लड़के वहां से शिफ्ट हो चुके हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक एक करके चले गए। राघव अब हर रात किसी के चलने की आवाज सुनता था। ऊपर की मंजिल से आती थी, लेकिन हॉस्टल में ऊपर सिर्फ टेरेस है और वह हर वक्त लॉक रहती है। एक दिन राघव ने हिम्मत की, देर रात टेरेस का दरवाजा खोलने गया, लेकिन ताला टूटा हुआ था और अंदर सन्नाटा। सिर्फ दीवार पर कुछ लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। उसने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर कुछ खून से लिखा गया था, और टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वहां कुछ हिलता हुआ सा दिखा, मानो कोई परछाई। राघव नीचे भागा, सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा, उसकी टेबल पर एक पुराना खत पड़ा था, जिसमें लिखा था, 203 को मत चुनना, वो मेरा है और मैं अब भी उसे लेने आऊंगा। अब सवाल ये है, क्या राघव अगली सुबह जिंदा उठा? क्या ये कोई वहम था या कोई भूत सच में वहां मौजूद है? या फिर ये सब उस कमरे के अंदर दबी कोई अधूरी कहानी का हिस्सा है? राघव ने जब वो खत पढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उस खत को फाड़कर फेंकना चाहा, लेकिन वो कागज जैसे जलता ही नहीं था। हर बार वह जैसे खुद को जोड़ लेता था। और खत की आखिरी लाइन में अब एक और लाइन जुड़ गई थी, अब तुमने मुझे देख लिया है, तुम बच नहीं सकते। उस रात राघव की आंखें जरा भी नहीं लगीं। हर कोने से किसी के चलने, रुकने और सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। वह खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन शीशे में कोई खड़ा था। एक लड़की, उलझे बाल, फटी साड़ी और खून से लथपथ चेहरा। जैसे ही वह पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर फिर वही जले हुए निशान थे। इस बार वो शब्द बन चुके थे, 203 मेरा है। राघव का मन अब डर से टूट चुका था। वह अगले दिन हॉस्टल के गार्ड से बात करने गया। गार्ड बूढ़ा था। बोला, बेटा 203 को तो सालों पहले बंद कर देना चाहिए था। वहां जिस लड़की की आत्मा भटक रही है, उसका नाम ही अब कोई नहीं लेता। राघव ने पूछा, कौन थी वो?
गार्ड बोला, किसी जमाने में यहाँ एक मेड काम करती थी। रात को सबके जाने के बाद सफाई करती थी। एक लड़का उससे प्यार का नाटक कर रहा था। जब वो सच में उससे शादी करना चाहती थी तो उस लड़के ने पूरी हॉस्टल के सामने उसका मजाक उड़ाया। लड़की ने उसी 203 के कमरे में खुद को जला लिया। तब से हर लड़का जो उस कमरे में रहा या तो पागल हो गया या गायब हो गया। कोई वापस नहीं आया। राघव अब समझ चुका था कि वो खत उसी की आत्मा ने लिखा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात उसने कमरा बदलने की कोशिश की, लेकिन हॉस्टल में कोई और रूम खाली नहीं था और हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक एक बार अलॉटमेंट हो जाने के बाद रूम चेंज नहीं होता। राघव ने सोचा एक रात और काट लेंगे, फिर हॉस्टल ही छोड़ देंगे। लेकिन वो रात सबसे डरावनी थी। बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई और हवा में वही परछाई फिर दिखी। इस बार वो लड़की पास आई, इतना पास कि उसकी सांस राघव की गर्दन पर महसूस होने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज एक कान से दूसरे कान तक गूंज रही थी। मैं जलती रही, तुम लोग हंसते रहे, अब तुम जलोगे और मैं हंसूंगी। राघव जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब हॉस्टल के लड़कों ने दरवाजा खोला तो राघव बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देख रही हो, जैसे कोई डर अंदर से जम चुका हो। कमरे की दीवार पर बस एक ही चीज लिखी थी, अब अगला कौन। अब सवाल ये है, क्या हॉस्टल वालों ने कमरा 203 बंद कर दिया या फिर आज भी कोई नया छात्र वहां आकर उस कहानी का अगला हिस्सा बन जाता है। राघव की हालत देखकर पूरा हॉस्टल सहम गया था। कुछ ने तो उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन कॉलेज प्रशासन और वार्डन ने उस बात को दबा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में आया स्ट्रेस, ब्रेन फटीग, हॉल्यूसिनेशन। लेकिन जो लड़के राघव के साथ उस रात हॉस्टल में थे, उन्हें आज तक वो रात नींद में डराती है। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो लड़का 203 में आया, उसका नाम था विशाल। दिल्ली से आया था, तर्कवादी था, आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। उसे कहा गया कमरा चेंज करवा लो, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसने सबको मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, डराओ मत। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात दीवार पर कुछ लिखा था, तू मेरा नहीं मानता पर मैं तुझे मान चुकी हूं। विशाल हंसा, बोला क्या घटिया प्रैंक है, और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा दीवार की ओर किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई और मोबाइल हैंग कर गया। उस रात को 1 बजे विशाल चिल्लाता हुआ हॉस्टल की छत पर पहुंचा और वहां से चिल्लाने लगा, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और विशाल गिरते गिरते बचा। जब सब लोग भागकर ऊपर पहुंचे, वहां कोई नहीं था, लेकिन विशाल रो रहा था, कांप रहा था और सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोल रहा था, उसने मुझे छुआ था, ठंडा, बहुत ठंडा। अगले दिन विशाल ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन उसके जाते ही 203 फिर से खुल गया। अब कमरा नंबर 203 को कॉलेज की वेबसाइट पर मेंटेनेंस अंडर प्रोसेस दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां हर महीने सफाई के नाम पर कोई नया लड़का भेजा जाता है।
और हर कोई कुछ दिन में या तो हॉस्टल छोड़ देता है या फिर एक लड़का अर्जुन, उसने एक रात 203 में सीसीटीवी कैमरा लगाया। सबने मना किया पर वह अड़ा रहा। रात 2:47 पर कैमरे में जो दिखा उसने सबका खून जमा दिया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की हवा में उल्टी लटकी थी, बाल खुले, चेहरा झुलसा हुआ और उसकी आंखें एकदम कैमरे में गड़ी हुई थीं, जैसे वो देख रही हो हर उस इंसान को जो उसे देख रहा है। अर्जुन ने अगली सुबह वो फुटेज एडमिन को दिखाया, लेकिन हार्ड डिस्क खुद ब खुद जल गई। ऑफिस में अलार्म बजा और सिस्टम शट डाउन हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन गुमसुम हो गया, बोलना बंद कर दिया, बस बैठा रहता है 203 के सामने और एक ही बात दोहराता है, वो आएगी, आज नहीं तो कल, पर वो फिर आएगी। अब सवाल ये है, क्या इस आत्मा को किसी ने कभी समझने की कोशिश की? क्या यह बदला है या कोई अधूरी आत्मा की पुकार? अब तक सबको बस इतना पता था कि 203 में कोई आत्मा है जो लड़कों को डराती है, कभी किसी को दिखती है, कभी किसी को छूती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो लड़की कौन थी और उसकी मौत की असली वजह क्या थी। लेकिन एक दिन हॉस्टल की पुरानी रजिस्टर बुक लाइब्रेरी के स्टोर में मिली और उसमें एक नाम था, संध्या नायर, सफाई कर्मी, ज्वाइनिंग डेट 14 जून 2003। उसके आगे एक लाल स्याही से लिखा था, मृत्यु 27 सितंबर 2004, कमरा नंबर 203 में आत्मदाह। पर असली सच कोई और था। उस जमाने में संध्या को उसी हॉस्टल में काम करते हुए एक लड़के से प्यार हो गया था। लड़का बहुत अमीर था और संध्या एक गरीब अकेली लड़की। दोनों की मुलाकात रात के सफाई के समय होती थी। लड़का वादा करता, मैं शादी करूंगा, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, लड़के ने मुंह मोड़ लिया और पूरी हॉस्टल के सामने उस पर आरोप लगा दिया, ये झूठ बोल रही है, पैसे के लिए फंसा रही है। संध्या ने चुपचाप सब कुछ सहा, लेकिन एक रात 203 के कमरे में खुद को आग लगा ली। मरने से पहले उसने दीवार पर लिखा, मुझे कोई नहीं समझा, पर मैं हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जिसे ठुकराया गया है। तभी से उसकी आत्मा वहीं अटकी है। वो नहीं चाहती किसी को नुकसान पहुंचे, वो बस डराती है, झकझोरती है, ताकि कोई और संध्या न बने। जब अर्जुन ने ये सब पढ़ा, तो वह हॉस्टल के हर लड़के को एक साथ लेकर 203 में गया और वहां मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की, संध्या, अगर तू सुन रही है तो जान ले, तेरा दर्द अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब हम सब समझते हैं। तू बस सुकून चाहती थी, माफी नहीं, इंसानियत चाहती थी। उसी वक्त कमरे में तेज हवा चली, मोमबत्तियां एक एक करके बुझ गईं और दीवार पर लिखा था, शुक्रिया, अब मैं जा रही हूं। उसके बाद 203 कभी नहीं खुला। कॉलेज ने उसे एक मेमोरियल रूम बना दिया और हॉस्टल के हर कमरे के बाहर आज भी एक बोर्ड टंगा है, कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब दर्द बोलता है तो दुनिया कांपती है। यही थी द हॉन्टेड हॉस्टल की अधूरी नहीं, अब पूरी हो चुकी कहानी। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी, डरावनी लगी या महसूस हुई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें 203 अब बंद हो चुका है, क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं,
समझाने के लिए होती हैं।